नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपके लिए लेके आए 23 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर सवाल एग्जाम में आने की अपनी पूरी संभावना रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के 95वें शतरंज मास्टर बन गए हैं? आपका आंसर हो जाएगा आरोनक घोष। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं कोलकाता से। ठीक है, ये भारत के 95वें और कोलकाता के 12वें ग्रैंड शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जान लेते हैं कि इनके बारे में। ठीक है, कोलकाता के आरोनक घोष जो है भारत के 95वें और कोलकाता के जो है 12वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इन्होंने अभी रिसेंट में अप्रैल 2026 में बैंकॉक शतरंज क्लब ओपन के दौरान जो है अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर ये इन्होंने इतिहास बनाया हुआ है। ठीक है, आरोनक घोष के बारे में और भी बातें जान लेते हैं। इन्होंने जो है बैंकॉक शतरंज ओपन 2026 में 9 में से 7 अंक हासिल किए थे। ठीक है, और अपना आखिरी नाम पूरा कर लिया था। ठीक है, और ये बंगाल के 12वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इन्होंने अपना पहला जीएम नाम 2023 में सेंट ओपन में और दूसरा जो है 2024 में एनएमआरसी मास्टर्स में प्राप्त किया था। ठीक है, ये अंडर 16 में जो है शतरंज चैंपियन में कांस्य पदक भी जीत चुके हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे देश के 95 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं आरोनक घोष। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के ये 12वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ भारतीय ग्रैंड मास्टर के बारे में जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, 95 नंबर के बन गए हैं आरोनक घोष। ठीक है, अप्रैल 2026 में 95 नंबर के जो थे वो थे मयंक चक्रवर्ती। ठीक है, ये जो है नॉर्थ इंडिया के पहले जो है ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। और 93 नंबर के हैं ये है डेंगला। ठीक है, और 92 नंबर के हैं RN वैष्णव। और 91 नंबर के हैं राहुल VS नवंबर 2025 में ये बने थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये सारे पूछे आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। या पिक्चर देख पा रहे होंगे आरोनक घोष की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे एप्पल का नया CEO बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जॉन टर्नस को। ठीक, अभी क्या हुआ है, 15 साल के बाद जो है टॉम कुक ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है और नया CEO जो है एप्पल का वो बन गए हैं जॉन टर्नस। ठीक है, ये जो है टिम कुक है जो 15 साल के लंबे अंतराल के बाद जो है अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और ये एप्पल के नए CEO जॉन टर्नस बन गए हैं। जान लेते हैं इनके बारे में। जॉन टर्नस सितंबर 2026 से जो है एप्पल के नए CEO पद को संभालेंगे। ठीक है, वर्तमान में टिम कुक जो है 15 साल के बाद इस पद से हट जाएंगे। ठीक है, अब ये जो है कंपनी के एक्सक्लूसिव चेयरमैन की भूमिका में नजर आएंगे। ठीक है, जान लेते हैं जॉन टर्नस के बाद में। टर्नस जो है 50 वर्ष के हैं। ठीक है, वर्तमान में एप्पल कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियर हैं। ठीक है, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ये जो है 2001 से जो है एप्पल के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने आईफोन, आईपैड, मैक, एयरपड जैसे प्रमुख पद के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल चेंजेस में टिम कुक ने 2011 में कमान सामने के बाद जो है एप्पल का यह पहला CEO जो है बदला है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जॉन टर्नस ने जो है एप्पल की जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, वो $350 बिलियन से बढ़ाकर जो है $4 ट्रिलियन कर दी है। ठीक है, इसीलिए इनका जो है प्रमोशन हो गया है। ठीक है, इनको जो है नया CEO बना दिया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एप्पल कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ये अमेरिका जो है मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया क्यूपर्टिनो में है, ये भी याद रखिएगा।
ये मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सेवाओं के लिए जानी जाती है। इसकी स्थापना जो है अप्रैल 1976 में स्टीव जॉब्स ने की थी, ठीक है। स्टीव वेनजियाक और स्टीव वेन द्वारा जो है एप्पल कंपनी मुख्य रूप से जो है शुरू की गई थी, ठीक है। ये एप्पल अपने प्रीमियम लग्जरी उत्पादों के लिए भी वर्ल्ड में फेमस है, जैसे आईफोन, आईपैड, मैक, ये सब चीजें, ठीक है। और ये आईओएस, आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सब चीजें बनाती है। तो याद रखिएगा, एप्पल के नए सीईओ तो बन गए जॉन टर्नर। आगे बढ़ते हैं। डेसमंड मॉरिस का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के प्रसिद्ध प्राणशास्त्री थे? तो ये बिलोंग करते थे इंग्लैंड से, ठीक है। जान लेते हैं इनके बारे में, या पिक्चर देख पा रहे होंगे। ये जो है डेसमंड मॉरिस जो है अभी 24, इनका जो जन्म हुआ था 24 जनवरी 1928 को हुआ था। इनकी डेथ जो है 19 अप्रैल 2026 को हो गई। ये इंग्लैंड के जो है बहुत प्रसिद्ध जो है प्राण विज्ञान के इतिहासकार थे, ठीक है। इन्हें मुख्य रूप से इनको जो है 1967 में जो है इंटरनेशनल लेवल पर सर्वाधिक बिकने वाली जो इनकी पुस्तक थी द नेकेड ऐप, उसके रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने जो है मनुष्यों के व्यवहार के अध्ययन के लिए एक जैविक प्रजाति के रूप में याद किया जाता है, ठीक है। जान लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। सबसे ज्यादा फेमस हुए थे द नकेड ऐप पुस्तक के बारे में, ये जान लीजिए। 100 से अधिक जो है पुस्तकें लिख चुके हैं। द ह्यूमन जू, ठीक है, मैन वॉचिंग, ये इनकी जो है फेमस पुस्तकें हैं, याद रखिएगा। 1950 में जो ये टेलीविजन के दशक के सबसे लोकप्रिय शो जू टाइम में 500 से अधिक जो है एपिसोड की उन्होंने मेजबानी की, ये भी याद रखिएगा। और बाद में ह्यूमन एनिमल और डॉक्यूमेंट्रीज इन्होंने ढेर सारी बनाई हुई है, ठीक है। और वे लंदन चिड़ियाघर में स्तनधारियों के लिए क्यूरेटर, ठीक है, भी रह चुके हैं। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने जो है कि डायरेक्टर की उपाधि भी प्राप्त की है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनकी कुछ पुस्तकें ये भी याद रखिए, अच्छा, ठीक है। सबसे ज्यादा फेमस हुई थी द नकेड ऐप, ठीक है, बाद में द ह्यूमन जो 1969 में, फिर मैन वॉचिंग 1977 में, ठीक है, और कैच वॉचिंग एंड डॉग वॉचिंग 1986 में, ठीक है। याद रखिएगा, ये इनकी जो पुस्तकें थे वो ज्यादातर एनिमल के बिहेवियर से रिलेटेड रहती थी, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल आइकॉन से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया संतोष कुमार को, ठीक है। क्यों सम्मानित किया गया, पिक्चर देख पा रहे हैं, ये भी जान लेते हैं। इनको जो है इनके ग्रीन इंडिया चैलेंज, ठीक है, के माध्यम से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और परिस्थिति बहाली के लिए जो है इनके योगदान के लिए यह सम्मान इनको दिया गया है, ठीक है। इसका आयोजक कौन है, ये भी जान लेते हैं। इसका जो इस पुरस्कार का जो आयोजक है हेलेन स्पॉर्क इंस्टीट्यूट यूके लिमिटेड द्वारा ये पुरस्कार जो इनको दिया गया है, ठीक है। कहाँ पे दिया गया है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन यूके में, ठीक है। वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर कॉन्वे में जो इनको ये पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है तुमको? ग्लोबल ग्रीन आइकॉन पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है? संतोष कुमार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में कैलमोरिया गारोएंसिस नामक नई सांप की प्रजाति देखी गई है? तो ये देखी गई है मेघालय में। जान लेते हैं इस प्रजाति के बारे में, ठीक है। ये प्रजाति है सांप की प्रजाति है, ठीक है। इसको जो है मेघालय राज्य में खोजा गया है। अप्रैल 2026 में मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स में जो है इसको प्राप्त किया गया है। इस प्रजाति का नाम क्या है ये भी जान लेते हैं। ये जो सांप है इसकी जो प्रजाति है कैलामारिया गारोएंसिस, इसका नाम रखा गया है, ठीक है। ये जो सांप होता है ये छोटे आकार का होता है, जमीन के नीचे बिल बनाकर रहता है, ठीक है। और जो अधिकतर जो है नम जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। विषहीन होता है, यह विष रहित और मनुष्यों के लिए जो है हानिकारक माना जाता है, ठीक है भैया। और वैज्ञानिक
का सहयोग जो है यह खोज हेल्प अर्थ और कार्टर यूनिवर्सिटी असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी के मिजोरम और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडोनेशिया के शोधकर्ताओं के द्वारा जो है इसको खोजा गया है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रजाति कभी कभी पूछ ली जाती है, तो इसकी जो प्रजाति है वो है कैलामारिया गारोवेंसिस। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ खोजा गया है? मेघालय में खोजा गया है। कब? अप्रैल 2026 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह पिक्चर देख पा रहे हैं, यही है वो सांप जिसको जो अभी रिसेंट मेघालय में खोजा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश में हाल ही में जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंधन हटा दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, अभी क्या है, जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड में टेंशन का माहौल जो चल रहा है वो अभी साउथ ईस्ट में चल रहा है। ठीक है, ईस्ट एशिया में, तो इसकी वजह से क्या चलते हुए जापान ने भी ये जो निर्यात का जो प्रबंध था वो भी पूरी तरीके से अपने कंट्री से हटा दिया है। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में 21 अप्रैल 2026 को जापान ने अपनी पुरानी दशकों शांतिवादी नीति में एक जो है बड़ा बदलाव किया है। ठीक है, जिसमें घातक जानलेवा हथियारों के निर्यात पर पूरा प्रतिबंध जो था वो हटा दिया है। ठीक है, ऐतिहासिक कदम में क्या होता है ये भी जान लेते क्यों बदलाव किया गया। सेकेंड विश्व युद्ध के बाद जापान ने अपनी सुरक्षा नीति के तहत हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, जिससे वहाँ के अब जो प्रधानमंत्री हैं साने तकाइची के मंत्रिमंडल ने इसको हटा दिया है कि अब हम लोग ये जो प्रस्ताव है इसको हटा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। अब जापान ने अपने द्वारा विकसित किए हुए युद्ध तोप, मिसाइल, लड़ाकू विमान और कैंपेन ड्रोन जैसे घातक हथियार जो दूसरे देशों को वो बेच सकेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है, ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश ने हाल ही में धूम्रपान पीढ़ी मुक्त के लिए कानून पारित किया है? तो ये पारित किया है इंग्लैंड ने। ठीक है, बहुत ही अच्छा कानून है अगर देखा जाए। जान लेते हैं, हाल ही में ब्रिटेन की संसद ने स्मोक फ्री जनरेशन, ठीक है, धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने के लिए एक ऐतिहासिक जो कानून पारित किया गया है। ठीक है, इसकी मुख्य बातें जान लेते हैं। इसका जो आधार है 1 जनवरी 2009 या इसके बाद जन्मे लोग जीवन भर कानूनी रूप से तम्बाकू उत्पाद और जो है ये सब चीजें नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, बढ़ती उम्र की सीमा तम्बाकू खरीदने के लिए कानूनी उम्र हर साल 1 साल जो है बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, जिससे जो है पीढ़ी के लिए जो आने वाली जो नई पीढ़ी है उसके लिए पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, प्रतिबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो वेपिंग पर सख्ती क्यों की गई? यह बिल जो है वेब्स के स्वाद, पैकेजिंग और विज्ञापन है उन पर भी कड़े रूप से जो इसको लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जान लीजिएगा। ठीक है, नवंबर 2025 में ये जो है मालदीव में सबसे पहले लागू हुआ था। ठीक है, और 2002 में न्यूजीलैंड में ये कानून बनाया गया और 2004 में जो इसे ये जो है सार्वजनिक रूप से भूटान में लागू होने वाला पहला जो है नियम बन गया था। ठीक है, सबसे पहले ये नियम कहाँ लागू हुआ? तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है भूटान में। ठीक है, 2022 इंग्लैंड न्यूजीलैंड में और नवंबर 2025 में जो है मालदीव में। अब कहाँ बनाया गया है? तो अब बनाया गया है इंग्लैंड में। ठीक है, अभी हमारे इंडिया में नहीं है। ठीक है, इंडिया में अच्छे तरीके से सेलिंग और तंबाकू का यूज हो रहा है। ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई थी, जिसे भारत ने जो है रिसेंट में खरीदने की घोषणा की है? तो इसको बनाया गया था रूस के द्वारा। ठीक है, जिसको जो है अभी इंडिया ने परचेज करने की इच्छा जताई है। ठीक है, कि हमें इसकी जरूरत है, हम इसको खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे ये भी जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मिसाइल के बारे में जानते हैं। ठीक है, R-37M जो है मिसाइल रूस द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, रिसेंट रिपोर्ट के साथ जो है भारत ने रूस से इस अत्यंत लंबी दूरी हवा से हवा मार रखने वाली मिसाइल को जो है खरीदने की इच्छा जताई है। ठीक है, RM-37 मिसाइल से कुछ बातें जान लेते हैं। निर्माता इसका रूस है। ठीक है, यह एक हाइपरसोनिक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ठीक है, इसकी रेंज जो है 300 से 400 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो दुनिया में सबसे लंबे
लंबी दूरी की हवा से हवा मार रखने वाली एक मिसाइलों में से एक बनाती है। ठीक है, विशेषता क्या है, इसे इसे AWACS किलर, ठीक है, दुश्मन के रडार और जासूसी विमानों को जो है नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, और इसको भारतीय वायुसेना जो अपने सुखोई 30 और MQ-1 फाइटर जेट में जो आसानी से तैयार करने की योजना बना रही है। उद्देश्य क्या है, अभी जो रिसेंट हमारे जो पड़ोसी हैं, जिनसे हमारी चाइना और पाकिस्तान, जिनसे हमारी बनती नहीं, उनसे जो है हवाई जो खतरों से निपटने के लिए इसको भारत जो है खरीदने जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, R-37M मिसाइल किससे खरीदने भारत जा रहा है, तो रूस से जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले को ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक, इससे जो है वायु जो एयरक्राफ्ट से अच्छे से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, और हवा में दुश्मन के वायुयानों को अच्छे से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंदेला भास्कर राव का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, ये जो है तेलंगाना से बिलोंग करते थे, जिनका जो अभी में निधन हो गया है। जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, ये जो है नंदेला एन भास्कर राव जो है अविभाजित जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, जिनका जो है 22 अप्रैल 2026 को 90 वर्ष की आयु में हैदराबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया है। ठीक है, इनके कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। ये 16 अगस्त 1984 से सितंबर 1984 तक जो है 1 महीने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया था। ठीक है, ये TDM के जो साउथ इंडिया की जो पार्टी तेलुगु देशम, उसके संस्थापक भी रह चुके हैं। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री और खम्भम लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी कई बार चुने जा चुके हैं। अभी जो इनका रिसेंट में निधन हो गया है, याद रखिएगा भैया, नंदेला एन भास्कर राव। ठीक है, आगे आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, साउथ इंडिया के बहुत बड़े लीडर थे, सेंट्रल की सरकार में भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन नोबेल कहे जाने वाले गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से 2026 में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया, आपका आंसर हो जाएगा 6। अभी जो है ग्रीन नोबेल पुरस्कार से रिसर्च में 6 महिलाओं को जो सम्मानित किया गया है। ठीक है, जिसे पर्यावरण का गोल्डमैन पुरस्कार भी कहा जाता है। आगे बढ़ते जान लेते हैं। ठीक है, ग्रीन नोबेल पुरस्कार होता क्या है। ये प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है। ठीक है, और 2026 में इसको 6 महिलाओं ने जीता हुआ है। इस पुरस्कार के 37 साल के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी 6 महिला विजेताओं को जो है, जो कि अलग अलग महाद्वीपों से बिलोंग करती हैं, उनको दिया जाएगा। जान लेते हैं किसको किसको दिया जाएगा। तो इसमें जो 6 महिलाएं जो हैं, इरोरो तांसी जो कि नाइजीरिया से हैं, ठीक है, अफ्रीका से बिलोंग करती है। चमगादड़ की लुप्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए इनको दिया जाएगा। दूसरा है डेरिम किम, ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। एशिया युवा नेतृत्व वाली जलवायु कार्रवाई के लिए इनको दिया जाएगा। ठीक है, अगली है सारा पिंच, ठीक है, जो यूके से बिलोंग करते हैं। यूरोप में तेल डीलिंग के खिलाफ सख्त कानून की लड़ाई के लिए इनको दिया जाएगा। अगला है थियोनिला रोका मैडबॉब, इनको जो है पुआपा इन गिनी द्वीप समूह में खनन विश्वास के संघर्ष के लिए इनको दिया जाएगा। अगला है अलाना अकाक हार्ली, जो कि अमेरिका से बिलोंग करती हैं। इनको जो है उत्तरी अमेरिका अलास्का में खदान परियोजना रोकने के लिए इनको जो है दिया जाएगा। अगली है यूएलिस मोरा लेंस ब्लैंकी, ये कोलंबिया से बिलोंग करती हैं। इनको जो दक्षिण और मध्य अमेरिका फ्रैंकलिन के खिलाफ संघर्ष के लिए इनको दिया जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, 2026 में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 6 महिलाओं को दिया जाएगा, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए दिया जाएगा, कहाँ से बिलोंग करती हैं, ठीक है, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टिक मार लीजिए, इंपॉर्टेंट का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह पिक्चर देख पा रहे होंगे 6 लोगों की, ठीक है, जिनको जो है भी गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर ISSF जूनियर विश्व कप का
2026 जो है शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया है कहिरा में। जान लेते हैं इसके बाद, ठीक है। ISSF जूनियर विश्व कप जो है 2026 की शुरुआत जो है 19 अप्रैल से 2026 में जो है मिस्र कहिरा में हुई है। यह प्रतियोगिता कहिरा की मिस्र राष्ट्रीय ओलंपिक सिटी में शूटिंग रेंज में जो है आयोजित की जाएगी। ठीक है, ये जो है 19 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में चलेगा। ठीक है, इसमें भारत 71 सदस्यों की एक मजबूत जो है दल भारत इसमें भेज रहा है, जिसमें नेतृत्व एशियाई खेलों के पदक विजेता शिव नरवाल और निशानेबाज सबीरा हैरिस जो इस भारत का क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, परिणाम क्या है इसका? ठीक, प्रतियोगिता के पहले दिन ही भारत के शिव नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में क्या स्वर्ण जीता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ISSF जूनियर विश्व कप कहाँ हो रहा है? मिस्र कहिरा में हो रहा है। कब तक चलेगा? ये 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, भारत ने कितने सदस्य यहाँ भेजे हैं? तो भारत ने 71 सदस्य यहाँ भेजे हुए हैं। और पहले ही दिन शिव नरवाल ने, ठीक है, एयर जूनियर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में जो स्वर्ण पदक जीता है। ये सब चीजें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, जिसे भारत के 99 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो ये पड़ती है अलीगढ़ से बिलोंग करती है। ठीक, ये झील कहाँ पड़ती है भैया? अलीगढ़ में पड़ती है। अलीगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जान लेते इसके बाद में, ठीक है। तो जो शेखा झील अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अलीगढ़ में। ये भारत की जो नई 99 नंबर की रामसर साइट बन गई है और उत्तर प्रदेश की 12वीं रामसर साइट बन गई है। ठीक है, तो जो प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करती है। ठीक है, स्थान इसका कहाँ है? अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। महत्व क्या है? यह झील प्रवासी पक्षियों से हंस, बतख और स्थानीय जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लाभ क्या होता है? इस मान्यता से स्थानीय स्तर पर आजीविका में वृद्धि और पारिस्थितिकी संतुलन जो है बना रहेगा। ठीक है, राज्य में अब टोटल जो कितनी रामसर साइट हो गई हैं? 12 हो गई हैं। ठीक है, जो कि तेलंगाना के बाद जो है सबसे ज्यादा रामसर साइट हमारे यूपी में जो है अब देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये भारत का 99 नंबर का रामसर साइट है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जान लेते हैं भारत में यूपी में कौन 12 जो है रामसर साइट है। अभी रिसेंट में अब शेखा झील हो गई जो कि अलीगढ़ में पड़ती है, इसे अप्रैल 2026 में जो है नामित किया गया। इससे पहले पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि एटा में पड़ता है, इसको फरवरी 2026 में रामसर साइट घोषित किया गया था। उससे पहले बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, संत कबीर नगर में पड़ता है। उससे पहले हैदरपुर वेस्टलैंड जो कि मुजफ्फरनगर में पड़ता है, ये बिजनौर सीमा पर उसको जो है नामित किया गया था। उससे पहले सूर सरोवर, ठीक है, आगरा में। उससे पहले नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव, फिर शम्सपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली। उससे पहले सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी और पर्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा। उससे पहले सरसई नावर झील इटावा। उससे पहले जो है ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा तक। ये जो है 12 जो है रामसर साइट जो है अभी उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, रिसेंट में शेखा पक्षी झील और सबसे जो छोटी जो है रामसर साइट है वो है आपकी पटना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आइए आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है, शेखा झील अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। बहुत ही देखने में सुंदर लगती है। ये भारत की 99 नंबर की रामसर साइट बन गई है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में चमगादड़ की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अभी रिसेंट में स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार पश्चिम बंगाल में चमगादड़ की सबसे ज्यादा प्रजातियां देखी गई हैं। जान लेते हैं इसके बारे में। ये आप रिपोर्ट देख पा रहे होंगे कि
जो रिपोर्ट आई हुई है स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 के अनुसार सबसे ज्यादा चमगादड़ कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। पश्चिम बंगाल में जो तो टोटल जो है 68 प्रजातियां जो है अभी रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार जो पाई जाती है, तो देश में सर्वाधिक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद नंबर आता है मेघालय का, जहाँ पर जो है 66 प्रजातियां पाई जाती हैं। उसके बाद जो नंबर आता है उत्तराखंड का, वहां पर 52 प्रजातियां पाई जाती है, जो कि तीसरे स्थान पर है। तो कुल प्रजातियां पूरे भारत में चमगादड़ की 135 हो गई हैं। ठीक है, जिनमें से 16 प्रजातियां भारत की स्थानिक है, मतलब भारत में ही ये पाए जाते हैं, यानी ये केवल प्रजातियां हमारे इंडिया में ही मिलेंगी। सबसे कम विविधता जो है हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में केवल वहाँ 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, जिसका मुख्य कारण वहाँ वनों की कमी और कृषि विस्तार है, जिसकी वजह से वहाँ कम प्रजातियां पाई जाती हैं। रिपोर्ट का महत्व क्या है? यह भारत में चमगादड़ का अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन, जिसे नेचर ऑफ कंजर्वेशन फाउंडेशन और बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा तैयार किया गया है। पहली बार जो है भारत में ये चमगादड़ का मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, इससे चमगादड़ जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 68 प्रजातियां, फिर मेघालय में 66, उसके बाद उत्तराखंड में 52 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक, इसमें से जो 16 प्रजातियां वो भारत की स्थानिक हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये रिपोर्ट जो है नेचर ऑफ कंजर्वेशन फाउंडेशन और बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जो है जारी की गई है। सबसे कम कहाँ है? तो हरियाणा और पंजाब में। क्यों कम है? क्योंकि वहां पर वन क्षेत्रों का विस्तार कम है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा भैया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।